हेलो 10th क्लास। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स का आर्थिक विकास एवं नियोजन। तो आर्थिक विकास में देखा कि देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य होता है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? अभी विकासशील, विकसित नहीं है। विकासशील मतलब जिस देश के भी लोग गरीब हो, उन निर्धन हो, खाने के लिए उनको दोनों टाइम खाना ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो और बेरोजगारी हो, तो जब ऐसी समस्याएं जिस देश में रहती हैं तो वो अर्थव्यवस्था कैसी होती है? विकासशील होती है। तो हमारा देश अभी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग क्या है, अभी भी बेरोजगार हैं। कई ऐसे लोग हैं, अभी करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक टाइम भोजन नसीब होता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि हम उसको विकसित कहें। हाँ, हमारे देश के अन्य देश हैं जो कि क्या है, विकसित है। और हमारे भारत देश में भी कुछ जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे, जहाँ पे रोजगार अधिक है, मतलब वहाँ पे हर व्यक्ति जो है, पति पत्नी जो है वो रोजगार, जो मेट्रो सिटीज़ है जैसे कि बेंगलोर ले लिया, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब, तो ये इस तरह की जो सिटीज़ हैं, जो मैं पुणे, मुंबई, दिल्ली, तो यहाँ पे क्या है, ये है विकसित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को है वो वहाँ पे मतलब बेरोजगारी, ऐसे जो देश अपने यहाँ के ऐसे जो राज्य हैं कुल, तो वो जो शहर है राज्यों के, वहाँ पे बेरोजगारी का प्रतिशत बहुत कम है। तो वहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, तो उद्योग धंधे, कंपनी, IT कंपनियाँ ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जगह में लोगों को क्या होता है कि रोजगार मिल जाता है। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय जब लोगों की उच्चतम अधिक वृद्धि होती है, उसी समझा जाता है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। मतलब हर व्यक्ति रोजगार में है, रोजगार मतलब हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है, मतलब उसकी आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि होगी तो क्या करेगा? टैक्स देगा। टैक्स किससे जुड़ेगा? कुल राष्ट्रीय आय से जुड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय में से मतलब जब हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय किसी भी देश या राष्ट्र की जो कुल आय होती है वो क्या, मतलब राज्य अपने जो भारत देश को कुल आय, जो जिन भी साधनों से हमारे भारत देश को आय प्राप्त होती है, चाहे वो उद्योग धंधे हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कोई भी कारखाना हो, कुछ भी हो, तो उनसे जो आय, मतलब वो टैक्स के रूप में जो सरकार को देते हैं, तो जो आय प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है? कुल राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय। अब इसके बाद मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। अब इस राष्ट्रीय आय को कैसे ज्ञात करते हैं? मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। अब मार्शल ने इसके बारे में क्या लिखा है? मार्शल ने लिखा है कि देश का श्रम, मतलब जो हम श्रम करते हैं, कहीं मेहनत करते हैं, और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक एवं जो दिखाई देता है एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं, सभी प्रकार की सेवा, जैसे डॉक्टरों की सेवा, इंजीनियर की सेवा, बैंकिंग व्यवस्था, वो भी एक सेवा, हम लोग अपनी सेवा देते हैं ना, सेवाओं में सम्मिलित होती है। और वह क्या होते हैं? उत्पादन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? यह देश की वास्तविक शुद्ध आय अर्थात राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तु और सेवाएं, जैसे कोई भी वस्तु, मतलब यदि बाजार में कोई वस्तु जो विक्रय होती है, तो विक्रय जो होती है तो उसमें भी उसको क्या होता है? टैक्स देना पड़ता है ना सरकार को। हम आय के रूप में उसमें क्या करते हैं? कर टैक्स देते हैं। तो टैक्स किसके पास जाता है? सरकार में। तो वो राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। कोई भी प्रकार की सेवा हो गई, डॉक्टरी सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, बैंकिंग सेवा, तो उनसे सेवा से भी जो आय प्राप्त होती है वो भी किसमें? राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। तो सभी प्रकार की सेवा और वस्तु की एवं बाजार की कीमतें वो किससे जुड़ती है? राष्ट्रीय आय से। अब हमको विदेशी पूंजी से जो, मतलब विदेश में हम जो चीज़ निर्यात करते हैं उनसे हमको जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में क्या जुड़ती है। और जो वस्तुओं का हम आयात करते हैं, मतलब कि हमारी पूंजी वहाँ पे गई है बाहर हमारे देश से, तो उन वस्तु उस कीमत को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। विदेशियों द्वारा जो प्राप्त आय होती है उसको क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। तो हमारी कुल राष्ट्रीय आय निकल जाती है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया राष्ट्रीय आय। अब हम पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश के क्या कुल जनसंख्या
कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। मतलब किसी भी देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय जितनी हुई और कुल जनसंख्या, उससे हम यदि उसको भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय का ये सूत्र है जो कि परीक्षा में भी पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की क्या करती, जानकारी देती। यदि व्यक्तियों की आय ज़्यादा हो रही है, अच्छी हो रही है, मतलब उनका स्तर अच्छा हो रहा है, तो हमको ये लगेगा कि कुल हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि देश से प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका तात्पर्य ये होता है कि उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में क्या हो रहा है, आय बढ़ रही है, मतलब जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मतलब वो अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, इसका मतलब कि उनके जीवन स्तर में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो हम एक बार राष्ट्रीय आय क्या होती है उसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर इसको ज्ञात किया जाता है। अब मार्शल ने लिखा है कि देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं जो होती हैं वो सम्मिलित होती हैं, का उत्पादन करते हैं। अर्थात यह देश के वास्तविक शुद्ध आय या क्या कहलाती है, राष्ट्रीय लाभांश कहलाती है। इसमें सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का इसका आकलन कैसे करते हैं, इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल बाजार की कीमतें होती हैं वो जोड़ा जाता है, और जो भी हमको जो विदेशी आय प्राप्त होती है उसको कुल राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं, और जो हम आयात करते हैं, जो हम वस्तु की कीमत बाहर देते हैं, उसको इससे घटा दिया जाता है राष्ट्रीय आय में से। ठीक है, उसको हम जोड़ते नहीं, उसको घटाते, क्योंकि वो पहले पूंजी दूसरे देश को दी है वस्तुओं के लिए, इसलिए उसको घटाते हैं। जो आय प्राप्त होती है, जो विदेश से हम बेचते हैं सामान, उससे जो आय प्राप्त होती है उसको हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय पढ़ लिया। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश को निवासियों के जीवन स्तर में इसकी सुधार की जानकारी देती है। मतलब यदि जीवन स्तर अच्छा है मतलब कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, यदि जीवन स्तर अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो राष्ट्रीय आय कम हो रही है। अर्थात देश से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसका तात्पर्य यह होता है कि उस देश के निवासियों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है। इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विकसित देश और विकासशील देश। जो देश अभी विकसित है, मतलब विकसित देश में कौन आ जाता है, अमेरिका, चीन, जापान, है ना, इंग्लैंड, ये सब क्या है, विकसित देश है। मतलब यहाँ पे हर व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो गया है, वहाँ कोई गरीब नहीं है, हर व्यक्ति रोजगार हर व्यक्ति को मिला हुआ है, बेरोजगारी नहीं है, तो वो किस में आते हैं, विकसित देश में। हमारा भारत देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब क्या है, विकासशील। मतलब अभी यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है, और बेरोजगार होने के कारण भी क्या है, निर्धन है, गरीब है ना, इसलिए हमारा देश अभी क्या है, विकासशील देश है। तो आज के लिए आप इसका नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है आपको बोर्ड में। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र बताइए, तो आपको ये लिखना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, इसके आगे का अगले उसमें पढ़ाएंगे पीरियड में। ठीक है, ओके।